है ना। देखो बेटा, जय श्री कृष्णा। देखो, कल हम तुम्हें उच्चारण स्थान के बारे में बता रहे थे, यही तो थे। तो उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थानानि, उच्चारण स्थानानि, स्थानानि। अब देखो, उच्चारण स्थान के बारे में बात करें हम कि उच्चारण स्थान होते कितने हैं, तो कल मैंने तुम्हें बताया कि उच्चारण स्थान भाई 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8। उच्चारण स्थान 8 होते हैं। और वो कौन कौन से हैं? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका, जिह्वा मूल, उरस, है ना। अब बात आती है कि पहले ये सीख लो कि उच्चारण स्थान कहते किसे हैं। तो मैंने कल तुम्हें ये भी समझाया था कि वर्णों का उच्चारण करते समय जब हमारी जीभ जिस किसी स्थान की तरफ संकेत या इशारा करती है तो वह स्थान उस पैदा होने वाले वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। तो वह स्थान उस पैदा होने वाले वर्ण का क्या कहलाता है? उच्चारण स्थान कहलाता है। ठीक भाई, उच्चारण स्थान 8 हैं, जिनमें देखो पहला स्थान आ जाता है आपका, देखो पहले लिख देते हैं हम 8 को। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, दंत, ओष्ठ, नासिका, जिह्वा मूल, 7वां जिह्वा मूल, और 8वां है उरस। 8वां क्या है? उरस। तो देखो, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका, जिह्वा मूल और उरस। अब देखो, पहला स्थान सीखते हैं अपन। पहला स्थान है आपका कंठ। कंठ स्थान है, और कंठ स्थान को बतलाने वाला सूत्र है अ कु ह विसर्जनीयानाम कंठः, अ कु ह विसर्जनीयानाम कंठः, नीयानाम कंठः, कंठः। देखना भाई ध्यान से, सूत्र आप याद कर लोगे तो तुम्हें जल्दी याद हो जाएंगे ये उच्चारण स्थान। अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। देखो, वैसे कोई बड़ी बात नहीं है, इतने बड़े बच्चों के लिए एक एक लाइन ही तो याद करनी है। पूरी 8 लाइन याद कर लो, 8 और 3 11, 10-11 लाइन याद कर लो, उच्चारण स्थान समाप्त हो गए। ठीक है। और जब और है कुछ नहीं, वही वर्ण हैं, वर्ण बतलाए गए हैं आपके लिए। अ कु ह विसर्जनीयानाम कंठः। देखो भाई, वही 4 अक्षर रेखांकित कर लो आप। देखो, और आचार्य पाणिनि कहने लगे कि मैं जिस स्वर का नाम ले दूं वह अपना और अपने से बड़े दोनों का ज्ञान कराएगा। जिसके नीचे ऊ की मात्रा लगा दूं वह अपने पूरे वर्ग का बोध कराएगा। और आगे शास्त्री सर जैसा कहें समझ लेना। ठीक है भाई। अब देखो, आ से मतलब क्या है? आ। छोटा आ और बड़ा आ दोनों आ गए। कू से मतलब है कवर्ग, है ना। और कवर्ग में कौन से आते हैं? क, ख, ग, घ, घ। ठीक है ना। और आगे देखें, नेक्स्ट, यहाँ हा से मतलब है ह। ठीक है ना, ह। और विसर्ज से मतलब है विसर्ग, विसर्ग, है ना। और विसर्ग को प्रदर्शित करने वाला चिन्ह 2 बिंदी। आचार्य कहने लगे कि भाई विसर्जनीयानाम, विसर्जनीय शब्द का अर्थ होता है विसर्ग, और आनाम का मतलब है इन वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ होता है। ये कंठ से बोले जाते हैं। कौन कौन से? आ, कवर्ग, हा और विसर्ग। कल मैंने बताया था, आप यहाँ हाथ धर के देखिए, बोलिए अ। रखो, है ना। आलस्य मत किया करो, जैसे गुरुजी कहें रख लिया करो, ज़्यादा दबाना नहीं है बस, है ना। अ, आ, क, ख, ग, घ, घ, ह। और विसर्ग भी हा जैसी ध्वनि देता है, रामः। तो यहीं से सारा कुछ चल रहा है ना। तो देखो, ये सब कंठ से बोले गए। अब दूसरी बात आती है कि भाई देखो, दूसरा उच्चारण स्थान आ जाता है आपका तालु। अब तालु उच्चारण स्थान से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं? तो उत्तर आएगा इचु यशानाम तालुहु, इचु यशानाम तालुहु,
लो भाई इजु यसानाम तालु। अब वही अक्षर आप 4 रेखांकित कर लीजिए। देखो ई चू यस 4 अक्षर रेखांकित कर लिए। अब देखो ई से मतलब क्या है, छोटी बड़ी दोनों आ जाएंगी, है ना। चू से तात्पर्य है चवर्ग के अक्षर आ जाएंगे, और चवर्ग में आते हैं च छ झ झ य, ठीक है ना। अब देखो आगे दे रखा है य और फिर दे रखा है स, है ना, स। अरे इसको गोले में बंद कर दो, क्योंकि स 3 तरह के होते हैं। ध्यान रखोगे आप, ये सलगम वाला जो सा है कहाँ से बोला जाता है, तालु से बोला जाता है। कोई समस्या? देखो दोबारा से बोल के देखो, ये तालु से कैसे बोले जाते हैं। इसको बोलने में जो जीभ है ना आगे से झुकेगी और बीच में से मोटा हिस्सा ऊपर की तरफ जाएगा। देखो बोल के देखो, ई आगे से झुक रही है ना, ई श श झ झ य श, ये कहाँ से बोले जा रहे हैं, तालु से, वही गड्ढे वाले हिस्से से बोले जा रहे हैं। अब देखो तीसरा उच्चारण स्थान हम देख लेते हैं, और तीसरा उच्चारण स्थान आता है आपका मूर्धा। अब मूर्धा से कौन कौन से वर्ण बोले जाएंगे भाई, तो देखो ऋटु रसाणाम मूर्धा, ऋटु रसाणाम मूर्धा, ऋटु रसाणाम मूर्धा। लो भाई ऋटु रसाणाम मूर्धा। अब वही 4 अक्षर रेखांकित कर लीजिए। देखो भाई 4 अक्षर रेखांकित करेंगे, री टू रस। री से मतलब है दोनों तरह की री आ गई, छोटी और बड़ी दोनों तरह की आ गई, ठीक है, री। अब बात आती है टू से। अरे टू से तात्पर्य है टवर्ग, टवर्ग, और टवर्ग में कौन से आते हैं, ट ठ ड ढ ण, और आगे देखो र, फिर क्या दे रखा है र, और आगे दे रखा है स षटकोण, ठीक है ना, स षटकोण। अब इसने कहा आनाम, ये वर्ण मूर्धा से बोले जाते हैं, और मूर्धा होता है ऊपर के दांत जिसमें घड़े हुए ना वो लाइनिंग वाला हिस्सा है। बोल के देखो री, जीव अपने आप देखो मैं करंट सो मारूंगा, इन्हें गलवे लग गई है। री री ट ठ ड ढ ण र श, वही जगह पहुंच रही है ना। देखो आप इसको बोलना ई, अब जीभ बा जगह पर ना जा रही। अब यह बोलियो री ट, इसे बोलो च, माना पहुंच रही ना। अब इसको बोलो ट, जीभ पहुंच रही है ठिकाने पे, जा रही है ना जा रही, तुम थोड़ी ले जा रहे, चल रही ऊपर जा, ऐसा ना कही ना तुमने, अपने आप गई, क्योंकि उसे ये वर्ण बोलना है। कौन सा बोलना है, ट। आया ना समझ में। तो ध्यान दें, यानी उच्चारण स्थान कितने हैं हमारे, 8। अब 8 हैं, जब 8 ऑप्शन में नहीं आएगा ना तो उत्तर कितना करेंगे हम, 7, क्योंकि उरस को आचार्य पाणिनि ने माना है। बाद वाले आचार्य कोई कोई मानते हैं कोई नहीं मानते हैं, लेकिन आचार्य पाणिनि के अनुसार यानी उच्चारण स्थानों की संख्या कितनी है, 8। जब 8 नहीं हो ऑप्शन में, 8 होगा तो 8 ही करेंगे, पहली बात समझ लो, चाहे पाणिनि नाम आए या नहीं आए। लेकिन जब 8 नहीं हो तो उत्तर क्या करेंगे हम, 7, ठीक है। अब देखो यानी हमने उच्चारण स्थान सीखना प्रारंभ कर दिया। उच्चारण स्थान हमारे 8 में से हम एक एक से सीखते हैं। कंठ स्थान में कौन कौन से वर्ण बोले जाएंगे, अकोह विसर्जनीयानाम कंठः, इचु यसानाम तालु, ऋटु रसाणाम मूर्धा। बोलिए मेरे साथ दोबारा से, अकोह विसर्जनीयानाम, यह तो बोल दो, अकोह विसर्जनीयानाम, इचु यसानाम, ऋटु रसाणाम, अकोह विसर्जनीयानाम, इचु यसानाम, ऋटु रसाणाम, अकोह विसर्जनीयानाम। सूत्र में आ से आ, कू से कवर्ग, हा से हा और वी से विसर्ग। ये वर्ण कहाँ से बोले जाते हैं भैया, कंठ से बोले जाते हैं। इचु यसानाम तालु, ई से ई, चू से चवर्ग, या से या और सा से सा। ये वर्ण कहाँ से बोले जाते हैं भाई, तालु से बोले जाते हैं। और ऋटु रसाणाम मूर्धा, री से री, टू से टवर्ग, रा से रा और सा से सा। ये वर्ण कहाँ से बोले जाते हैं भाई, मूर्धा से। ये तालु से बोले जाएंगे, ये मूर्धा से बोले जाएंगे, ये कंठ से बोले जाएंगे। क्लियर है, लिखो उच्चारण स्थान डाल दें टॉपिक। शुरुआती तो कर रहे बन, लिखो उच्चारण स्थानानी। स्थानानी बहुवचन है,
इसलिए यहाँ फलम फले स्थानम स्थाने ज़्यादा हैं, इसलिए बहुवचन लगाया है। भाई दो से ज़्यादा है ना, एक से एक होता तो एक वचन करते, दो होता तो द्विवचन करते, और दो से ज़्यादा हैं तो बहुवचन करेंगे अपन। तो लिखो उच्चारण स्थान। वर्णों का उच्चारण करते समय, वर्णों का उच्चारण करते समय जब हमारी जीभ वर्णों का उच्चारण करते समय जब हमारी जीभ जिस किसी स्थान की तरफ संकेत या इशारा करती है, जिस किसी स्थान की तरफ संकेत या इशारा करती है, तो वह स्थान उस पैदा होने वाले वर्ण का, तो वह स्थान उस पैदा होने वाले वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। देखो हमने क्या कहा कि वर्णों का उच्चारण करते समय जब हमारी जीभ जिस किसी स्थान की तरफ संकेत या इशारा करती है, तो वह स्थान उस पैदा होने वाले वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। नीचे लिखो उच्चारण स्थान 8 होते हैं। उच्चारण स्थान कितने होते हैं भाई? 8। 8 होते हैं। कौन कौन से हैं? लिख लो आठों को। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका, जिह्वा मूल, उरस। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका, जिह्वा मूल, उरस। नंबर 1 डालें कंठ। कंठ डालेंगे। कंठ में लिखें आकोह। 8 तक लिखने के बाद इसको लिखें। कंठ में लिखें आकोह विसर्जनीयानाम कंठः। लिखें। वही आप 4 अक्षर रेखांकित करें आकुह वी, है ना। हम रीट वाले विद्यार्थी ऐसे भी याद कर सकते हैं। आकुह वी, कंठः, इचुयस, तालु, ऋतुरस, मूर्धा। पूरा सूत्र याद नहीं हो तो ठीक है, और हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। देखिए आ से मतलब क्या है? आ। कु से कवर्ग, हा से हा, और वी से विसर्ग। यहाँ तक उतारें। आगे डैश करते हुए लिखें इन वर्णों का उच्चारण स्थान, इन वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ होता है तथा कंठ से बोले जाने के कारण, कंठ से बोले जाने के कारण इन्हें कंठ्य, कंठ से बोले जाने के कारण इन्हें कंठ्य, देखो कंठ्य ऐसे लिख देना, कंठ्य के नाम से जाना जाता है। कंठ से बोले जाने के कारण इन्हें कंठ्य के नाम से जाना जाता है। कंठ्य के नाम से जाना जाता है।
लो भाई, पेपर में पूछे तुम्हें आ का उच्चारण स्थान क्या है, तो आप क्या उत्तर बताओगे? कंठ। लेकिन अगर पूछे कि आ कैसा वर्ण है, तो उत्तर क्या बताओगे? कंठ्य। ठीक है भाई, तो ध्यान रखें, जैसे क कैसा वर्ण है? कंठ्य। उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। आया ना समझ में? आगे लिखो, अगला लिखें दूसरा, इचु यसा नाम तालु। इचु यसा नाम, छोटी ई है, इचु यसा नाम तालु। इचु यसा नाम तालु। लिखें, 4 अक्षर रेखांकित करें, इनको उतार लो। ई से ई, चू से चवर्ग, या से या और सा से सा। लिखें, इन वर्णों का उच्चारण स्थान तालु होता है तथा तालु से बोले जाने के कारण इन्हें तालव्य वर्ण कहते हैं। तालु से बोले जाने के कारण इन्हें तालव्य वर्ण कहते हैं। तो ध्यान रखो, ये तालु से बोले जाते हैं, इसलिए क्या कहलाते हैं? तालव्य। ठीक है ना? अब पेपर में पूछे ई का उच्चारण स्थान तालु, ई कैसा वर्ण है? तालव्य। ठीक है, तीसरा लिखो, ऋतु रसाणाम मूर्धा। ऋतु रसाणाम मूर्धा, 4 अक्षर रेखांकित करें और लिख दो। इन वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है इन वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है तथा मूर्धा से बोले जाने के कारण इन्हें किसके नाम से जाना जाएगा? बहुत अच्छे, मूर्धा से बोले जाने के कारण इन्हें मूर्धन्य के नाम से जाना जाएगा। मूर्धन्य के नाम से जाना जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया? अकोह विसर्जनीया नाम कंठ, इजु यसा नाम तालु और ऋतु रसाणाम मूर्धा। अब आगे चलते हैं। देखो भाई, अगला आ गया चौथा स्थान दंत। अब दंत स्थान है, तो दंत स्थान को बतलाने वाला सूत्र कौन सा है? ऋतुलसानाम दंताः, ऋतुलसानाम दंताः। लो भाई, ऋतुलसानाम दंताः। अब इसमें कौन कौन से वर्ण आ जाएंगे तो देखते हैं। ऋतुलसानाम दंताः, वही 4 अक्षर रेखांकित कर दो।
अब लृतुलसानाम दंताः, अब इसमें देखें ली से मतलब क्या है, ली एक ही स्वर होता है छोटा, ये बड़ा नहीं होता। तो देखो ली और तू से मतलब है तवर्ग, और तवर्ग में कौन कौन से आएंगे, तो देखें त थ द ध न, ठीक है ना। और आगे देखो क्या दे रखा है, ल, और फिर दे रखा है आपका श, है ना। इसको गोले में बंद कर देंगे, ठीक है। तो देखो इन वर्णों को दंत से बोला जाता है। दंत मतलब ऊपर के दांतों के पिछले हिस्से से, ऊपर के दांत है ना ये, इनके पिछले हिस्से से बोला जाएगा। देखो बोल के देखो आप, त, ता तरबूजा, त, थ, ध, ध, न, जीभ टच कर रही है ना दांतों को, और तुरंत ही आप ट बोलना, टा टमाटर, ट, जीभ गई ऊपर, है ना। तो देखो ध्यान रखें, ली त थ द ध न ल स, है ना। इस तरीके से भैया ये वर्ण कहाँ से बोले जाते हैं, दंत से। दंत मतलब ऊपर के दांतों के पिछले हिस्से से बोले जाते हैं। लिखिए लृतुलसानाम दंताः, ली तवर्ग, त थ द ध न, आगे ला और फिर सा। डैश करते हुए लिखें, इन वर्णों का उच्चारण स्थान, इन वर्णों का उच्चारण स्थान दंत होता है, अर्थात ये वर्ण ऊपर वाले दांतों के, अर्थात ये वर्ण ऊपर वाले दांतों के पिछले हिस्से से बोले जाते हैं, ऊपर वाले दांतों के पिछले हिस्से से बोले जाते हैं। अब देखो अगला पांचवा देखते हैं। पांचवा उच्चारण स्थान आ गया आपका ओष्ठ। अब ओष्ठ में कौन कौन से वर्ण आएंगे, तो ध्यान से समझिए ओष्ठ स्थान में कौन कौन से आएंगे। तो देखो ओष्ठ को बतलाने वाला सूत्र है ऊ पू पद्मानियानाम, पद्मानियानाम, मानियानाम ओष्ठौ, मानियानाम ओष्ठौ, ओष्ठौ। लो भाई आचार्य कहने लगे कि देखो उपू पद्मानियानाम ओष्ठौ, उपू पद्मानियानाम ओष्ठौ। देखो मैं इसको तोड़ के बताता हूँ थोड़ा सा। तुमने देखा होगा चार सूत्र इससे ऊपर पढ़ाए, अ को का में छोटे ऊ की मात्रा, इचू चा में छोटे ऊ की मात्रा, ऋतु टा में छोटे ऊ की मात्रा, ऋतु ता में छोटे ऊ की मात्रा, लेकिन यहाँ बड़े ऊ की दे रखी है। तो देखो क्यों दे रखी है, क्योंकि संधि हो रही है। देखो पू धन उपदमानिया, देखो उपदमानिया, और आगे तुम्हें पता ही है क्या लिख रहा है। तो देखो अब यहाँ पू धन उपदमानिया, छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर के क्या हो गए, बड़ा ऊ, ठीक है ना। अब ऊ से मतलब क्या है, तो ध्यान से समझें। ऊ से मतलब है छोटा और बड़ा दोनों आ गए, और पू से मतलब है पवर्ग। और पवर्ग में कौन कौन से अक्षर आते हैं, प फ भ भ भ म, ठीक है भाई, प फ ब भ म। आगे दे रखा है उपदमानीय वर्ण, उपदमानीय, ठीक है ना। अब उपदमानीय क्या होता है, तो ध्यान से समझें। आचार्य कहते हैं यदि विसर्ग के बाद में पा दे रखा हो या फा दे रखा हो तो विसर्ग के आधे आधे हिस्से कट जाते हैं। देखो आधा गया ऊपर से, आधा गया नीचे से, इसे अर्ध विसर्ग बोलते हैं। देखो विसर्ग का आधा हिस्सा ऊपर से गया, आधा नीचे से गया, तो अर्ध विसर्ग वाला पा और फा उपदमानीय के नाम से जाना जाता है। अब पेपर में कैसे पूछेगा तुम्हें कि भाई उपदमानीय वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है, ओष्ठ। और देखो ओष्ठ में द्विवचन लग रहा है, रामः रामौ, ओष्ठः ओष्ठौ। होठ कितने हैं तुम्हारे, हाथ फेर के देख लो, दो है ना। होठ दो हैं तो भैया दो हैं तो दोनों होठों से बोले जाएंगे ये वर्ण, एक से नहीं बोलेगा। आप किसी एक होठ को दबा दोगे प्रेस करके तो आपकी सही आवाज़ नहीं निकलेगी। देखो आप ओ दबा के देखना, दबाओ,
नहीं निकले, है ना, सही तरह से नहीं निकलेगी बेटा। यानी ओ होठ क्या हो रहे हैं, वृत्ताकार, गोल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ये वर्ण होठों से ही बोले जाते हैं, कहीं टच होता है तो कहीं वृत्ताकार होते हैं। देखो प, होठ टच हो रहे हैं ना, फ ब भ म, बीच में कोई अड़ास आ गई ना तो ये अक्षर नहीं बोले जाएंगे। देखो पा बोल के बता दो, ऐसे करके नहीं बोलेगा, ये टच होने के परिणाम स्वरूप ही बोलेगा ये अक्षर। तो देखो भाई, ओष्ठ स्थानीय उपपदमानीय नाम ओष्ठ, उपवर्ग और उपपदमानीय वर्ण कहाँ से बोले जाते हैं, ओष्ठ से। अब आगे देखें, छठवां स्थान आ गया नासिका। अब नासिका स्थान आ गया, नासिका स्थान को कैसे समझें, इसका सूत्र आता है यम घ ण न आनाम नासिका च, यम घ ण न आनाम नासिका च, नासिका च। तो देखो भाई, यमंगणना नाम नासिका च। अब मैं इनको ऐसे लिखता हूँ, देखो भाई ध्यान से समझना कि यह आगे दिख रहा है माँ, 5 अक्षर रेखांकित करने हैं, क्योंकि 5 होते हैं प्रत्येक वर्ग के, 5 अक्षरों के, यम ग ण और न। देखो अब यहाँ बात करें कि भाई इन वर्णों का उच्चारण स्थान, इन वर्णों का उच्चारण स्थान, इन वर्णों का उच्चारण स्थान नासिका तो होता ही है। लो भाई, इनका उच्चारण स्थान नासिका तो होता ही है, यही तो कह रहा है ये सूत्र। इसने कहा यम ग ड न आनाम माने इनका उच्चारण स्थान नासिका तो होता ही है, च माने और माने ये भैया, और अपने अपने स्थानों से बोले जाते हैं। अपना स्थान क्या होगा, यहाँ का स्थान है। देखो यहाँ अपने अपने वर्गों के स्थानों से, यहाँ किस वर्ग का अक्षर है, च वर्ग, म किसका है, प वर्ग, ग किसका है, क वर्ग, देखो न किसका है, ट वर्ग, न किसका है, त वर्ग, है ना, त वर्ग। अब आचार्य कहने लगे कि ये यम ग ड न, ये जो अक्षर है ना आपके जो दिखाई दे रहे हैं, ये अक्षर यम ग ड न, ये जो अक्षर तुम्हें दिख रहे हैं, ये भाई अपने अपने वर्गों के स्थानों से बोले जाते हैं। नासिका से तो बोले ही गए, च माने और। जब कोई तुमसे पूछे च का क्या अर्थ है तो समझें, ये वर्ण नासिका के साथ साथ च माने और अपने अपने वर्गों के स्थानों से भी बोले जाएंगे। जैसे यहाँ इसकी ध्वनि नाक से तो निकली, प्लस में ये चवर्ग का अक्षर है, जो यसा नाम तालु। लो भैया, इसकी आवाज़ तालु से भी निकल के आई। देखो ये सब नासिका से तो बोले ही गए, है ना, प्लस अब देखो म पवर्ग का अक्षर है, इसकी आवाज़ ओष्ठ से भी निकली। किससे निकली, ओष्ठ से। ग कवर्ग का अक्षर है, इसकी आवाज़ कंठ से भी निकली, है ना, नाक के साथ साथ। ण इसकी आवाज़ नासिका के साथ साथ मूर्धा से भी निकली। ऋतु रसाणाम मूर्धा, आ रहा है ना समझ में। और देखो म, ये सॉरी ये ना है, ना, देखो न, ये भैया देखो नासिका के साथ साथ तवर्ग का अक्षर है, इसलिए कहाँ से बोला गया, दंत से भी बोला गया। तो अब आप एक बात बताओ, कंठ तालु आदि कहाँ विद्यमान हैं, ये कहाँ विद्यमान है भाई, ये मुख के अंतर्गत विद्यमान हैं। कहाँ विद्यमान है, ये मुख में, ये मुख के अंतर्गत आते हैं। ये जो कंठ तालु आदि जो आते हैं ये मुख में आते हैं, और ये नासिका माने नाक है। और यहाँ हम इस बात को ठीक ढंग से देख लें कि जो वर्ण मुख प्लस नासिका से बोला जाए, मुख प्लस नासिका से बोला जाएगा, उसे हम अनुनासिक के नाम से जानेंगे। किसके नाम से जानेंगे, अनुनासिक के नाम से जाने जाएंगे। तो देखो इसमें मुँह और नाक दोनों से ध्वनि निकलेगी। देखो बोल के देखो, यहाँ देखो, यहाँ जीभ भी नीचे जा रही है, ध्वनि नाक से भी आ रही है। म ग ण न, और जो वर्ण मुख और नाक दोनों से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहेंगे हम, अनुनासिक। क्लियर है।
कोई दिक्कत किसी को? हाँ भाई, चलो लिखते हैं अब इनको। 4 नंबर लिखे हैं दंत, लिख दिया ये तो 4 दो। 5 नंबर लिखे हैं ओष्ठ, उपपद्मानीयानाम ओष्ठौ, उपपद्मानीयानाम ओष्ठौ। लिखें ऐसे। ऊ से मतलब क्या है? ओ। पू से पवर्ग और उपदमानीय वर्ण, प फ ब भ म, और आगे दे रखा है उपदमानीय, और उपदमानीय में क्या आएंगे? अर्ध विसर्ग वाला प और अर्ध विसर्ग वाला फ। अर्ध विसर्ग वाला प और अर्ध विसर्ग वाला फ। कोष्टक बंद। डैश करते हुए लिखे इन वर्णों का उच्चारण स्थान, इन वर्णों का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है, क्योंकि होठ से बोले जाते हैं, दोनों होठों से। एक बार तो रूरल सेक्रेटरी एग्जाम में ये प्रश्न पूछा था, आपका एक होठ काट दिया जाए। देखो प्रश्न कैसे पूछ रहा है एग्जामिनर, आपका एक होठ काट दिया जाए तो आप क्या नहीं बोल सकते? अरे भैया, जब होठ कट जाएगा एक तो होठ वाला ही नहीं बोल पाएंगे हम। पा, जब होठ ही कट जाएगा तो पा कहाँ से बोलेगा? आ रह जाएगा बस पा में। आ मानी पा बोले, आ पा बोले आ। अरे पा कहाँ से बोलूँ साहब, होठ तो तुमने काट दिए हो, है ना? आ गया ना समझ में? चलो अब लिखो आगे। नेक्स्ट नासिका 6 नंबर, यमंगड़ न आनाम नासिका च। लिख दो इसको, यमंगड़ न आनाम नासिका च। हिंदी अर्थ लिखें। एक ही लाइन में लिखना, पहले कॉमा लगा के, य कॉमा म घ ण न। एक ही लाइन में लिखो, लंबी लाइन में कॉमा लगा लगा के पांचों को। य म घ ण न, ये लिख रहे हैं। इन वर्णों का उच्चारण, इन वर्णों का उच्चारण नासिका से तो होता ही है, इन वर्णों का उच्चारण नासिका से तो होता ही है, तथा ये वर्ण, तथा, तथा लिखी है ना हमने, तथा काय को लिखी है? चा की वजह से, कोष्टक में चा डाल दो तथा के पास में, क्योंकि चा लिख रहा है ना, इसलिए लिख रहे हैं हम। तथा ये वर्ण अपने अपने वर्गों के स्थान से भी बोले जाते हैं, अपने अपने वर्गों के स्थान से भी बोले जाते हैं। भाई जैसे देखो, या म ग ड़ न, ये नासिका से तो बोले ही गए, प्लस में या चवर्ग का है, तालु से बोला गया। म पवर्ग का है, ओष्ठ से बोला गया। घ कवर्ग का है, कंठ से भी बोला गया। ण टवर्ग का है, मूर्धा से भी बोला गया। न तवर्ग का है, दंत से भी बोला गया। क्लियर है ना? लिख दो इसको, यहाँ तक लिख दो।
चलते हैं, देखो नेक्स्ट चलें, ये भी लिख देना कंठ तालु, इससे नीचे लिखना ये सब स्थान तालु ओष्ठ कंठ मूर्धा दंत ये कहाँ हैं, मुख के अंतर्गत हैं। और ये नासिका क्या है, नाक, और जो वर्ण मुख प्लस नासिका से बोले जाते हैं क्या कहलाते हैं, अनुनासिक। क्लियर है। चलो देखते हैं, थोड़ा सा एक बात और समझ लीजिए कि भाई गुरुजी एक बात समझाओ, हमने कहीं ऐसा लिखा देखा है, कहीं तो अनुनासिक लिखा देखा है, ये अनुनासिक क्या होता है, कहीं हमने निरनुनासिक लिखा देखा है कि निरनुनासिक वर्ण कौन कौन से होते हैं। तो पहले हमें तो इन शब्दों का अर्थ ही नहीं पता है, हमें अर्थ बताने का कष्ट करें। निरनुनासिक, अननुनासिक, और एक शब्द और आता है उसे हालांकि तुम पहचानते हो, उसे कहते हैं अनुस्वार। देखो भाई ध्यान से समझें, इन चारों को अपन देखो तोड़ते हुए समझेंगे। अननुनासिक, निरनुनासिक, अनुनासिक और अनुस्वार, है ना, इनको तोड़ते हुए हम समझ रहे हैं। क्या देखो 1 2 3 4, ये 4 शब्द हैं और चारों शब्दों का हमें अर्थ समझना है। पहले तो मैं तोड़ रहा हूँ इसको, न प्लस, देखो न प्लस, देखो पहले तो ऐसे देखते हैं अपन, ना इसको ऐसे करते हुए अनु प्लस नासिक, ऐसे तोड़ रहा हूँ मैं इसको, अनु प्लस नासिक, ऐसे तोड़ा। अब देखो नासिक का मतलब है नासिका, और आचार्य पाणिनि कहने लगे कि भाई प्रत्येक वर्ण मुख से तो बोला ही जाता है, प्रत्येक वर्ण मुख से तो बोला ही जाता है, यदि उसको बोलने में नासिका का अनु का अर्थ होता है योग। अनु का अर्थ क्या होता है, योग। अरे प्रत्येक वर्ण मुख से तो बोला ही जाएगा, यदि उसको बोलने में नासिका का योग और हो जाए तो वो क्या कहलाएगा, अनुनासिक। देखो ध्यान से समझना, प्रत्येक वर्ण मुख से तो बोला ही जाएगा, यदि उसको बोलने में नासिका का योग और हो जाए, ध्वनि नाक से और निकलने लग जाए, तो उसे क्या कहेंगे, हम अनुनासिक कहेंगे। क्लियर है। अब देखो ये निरनुनासिक क्या है ये ले लेता हूँ। निरनुनासिक क्या है, तो देखो निर प्लस अनुनासिक, अनुनासिक। अब देखना ये एक एक शब्द समझ में आ जाएगा। इसने क्या कहा कि निर का अर्थ होता है अभाव, निर का अर्थ क्या होता है, अभाव। निर का अर्थ होता है अभाव, अभाव, है ना, अभाव होता है। अब देखो नासिक का मतलब है नासिका का अनु माने योग, नासिका के योग का क्या हो जाए, अभाव। नासिका का योग का अभाव हो जाए, अर्थात वर्ण कहाँ से बोला जाएगा, केवल मुख ही मुख से। जब वर्ण केवल मुख ही मुख से बोला जाएगा तो क्या कहलाएगा, वो निरनुनासिक। क्लियर है ना। देख बेटा इधर समझो, यदि वर्ण देखो नासिका का योग और हो जाए मुख के साथ साथ तो क्या कहलाएगा, अनुनासिक। और यदि नासिका का योग का अभाव हो जाए, नासिका के योग का अभाव हो जाए, वर्ण कहाँ से बोला जाए, केवल मुख ही मुख से बोला जाएगा, तो क्या कहलाएगा, वो निरनुनासिक। अब ये अनुनासिक अननुनासिक क्या होता है, तो इसको मैं ऐसे तोड़ता हूँ, ये इनको भुलाना थोड़ा सा, पे देखो अनुनासिक, मैं इसको तोड़ूं तो देखो न प्लस अनुनासिक, न प्लस अनुनासिक, ऐसे तोड़ूंगा मैं इसको। अब आप ये कहोगे कि न प्लस अनुनासिक क्यों तोड़ा, तो देखो एक बात ध्यान से समझें, आगे जब समास पढ़ाऊंगा मैं तो तुम्हें एक नया तत्पुरुष समास आएगा। नए तत्पुरुष नाम सुना होगा, नहीं सुनोगे तो आगे पढ़ोगे। नए तत्पुरुष ये कहता है कि ना के आगे व्यंजन बैठे हुए हों तो ना को आ में बदल देते हैं। जैसे न जर, जैसे जो बुढ़ापा नहीं आता है उसे क्या कहते हैं, अजर। न मर, जो मरता नहीं है उसे क्या कहते हैं, अमर। तो भैया ना के आगे व्यंजन हो तो ना को आ में बदल देते हैं। और ना के आगे यदि स्वर बैठा हो तो क्या करें गुरुजी, यदि ना के आगे स्वर बैठा हो तो ना को अन में चेंज कर देते हैं। जैसे न ईश्वर क्या बनेगा, अनीश्वर। न अश्व क्या बनेगा, अनस्व। ऐसे ही न अनुनासिक क्या बनेगा, अनानुनासिक। क्लियर है।
तो मैंने न ऐसे अलग कर दिया, तो न प्लस अनुनासिक। अब देखना ध्यान से कि नासिक का मतलब है नासिका के अनु माने योग का, न माने नहीं। अरे नासिका का योग नहीं हो और नासिका का योग नहीं होगा तो वर्ण कहाँ से बोला जाएगा? केवल मुख से। कहाँ से बोला जाएगा? मुख से। तो मैं इसको कह दूं कि दूसरा और तीसरा एक ही बात है कि भाई जो वर्ण, अरे जिस वर्ण को बोलने में नासिका के योग का अभाव हो जाए, अर्थात वर्ण मुख ही मुख से बोला जाए, उसे नीरानुनासिक कह सकते हैं। और जिसको बोलने में नासिका के योग नहीं हो उसे, यानी जिसको बोलने में नासिका का योग नहीं हो अर्थात वर्ण कहाँ से बोलेगा? मुख से। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि जो वर्ण मुख से बोला जाएगा उसे हम नीरानुनासिक भी कह सकते हैं और अनानुनासिक भी कह सकते हैं। क्लियर है? जैसे मैं तुम्हें कहूँ अ, अरे गुरुजी ये भाई कैसा वर्ण है, आप ही बता दीजिए। तो देखो आ को हम नीरानुनासिक भी कह सकते हैं और अनानुनासिक भी कह सकते हैं। क्लियर है? अब देखो, अब मैं कहूँ ये कैसा वर्ण है? ये तो भैया अनुनासिक है। इसको तो मुख के साथ साथ नासिका से भी बोला जा रहा है। आ, आँख, आँख में जो आँख, मुख और नाक दोनों से बोला गया ना, ये अनुनासिक हो गया। आ ये केवल मुख ही मुख से बोला गया, इसे हम निरनुनासिक भी कह सकते हैं और अनानुनासिक भी कह सकते हैं। और ये अनुस्वार क्या है फिर गुरुजी? तो देखो आगे पढ़ाएंगे हम नासिका अनुस्वारस्य। नासिका अनुस्वारस्य, भैया अनुस्वार का उच्चारण स्थान तो केवल नासिका होता है। अनुस्वारस्य, अनुस्वार बोले तो देखो एक बिंदी, इसका उच्चारण स्थान तो केवल नासिका, यानी केवल ये तो नासिका से ही बोला जाएगा, नासिका। अब चारों ही बात आपको क्लियर हो चुकी होंगी कि देखो क्या अनुनासिक, जिसको बोलने में मुख और नाक दोनों की सहायता लेनी पड़े उसे अनुनासिक कहते हैं। जिसे मुख ही मुख से बोला जाए उसे निरनुनासिक या अननुनासिक कह सकते हैं। और जिसे नाक ही नाक से बोला जाएगा उसे अनुस्वार कहेंगे। केवल नाक से अनुस्वार, केवल मुख से निरनुनासिक कह दो या अननुनासिक कह दो, और मुख और नाक दोनों से अनुनासिक कह दो। क्लियर है? नोट डाल करके इसे यूँ की त्यों ही उतार लो। अब तो क्लियर है ना? आप भूलोगे तो नहीं, शब्दों से ही समझ जाओगे कि जब नासिका का योग और हो जाए तो अनुनासिक, नासिका का योग का अभाव हो जाए निरनुनासिक, और नासिका का योग नहीं हो अननुनासिक, और जिसको बोलने में केवल नासिका ही नासिका हो उसे अनुस्वार कहेंगे। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया सबके? एक और करा देते हैं, स्थान जिह्वा मूल।
चलें, देखो अब अगला आ गया जिह्वा मूल। 7वां स्थान है आपका जिह्वा मूल। जिह्वा मूल, अब जिह्वा मूल को बतलाने वाला सूत्र कौन सा है? तो देखें, जिह्वा मूलीयस्य जिह्वा मूलम, जिह्वा मूलीयस्य मूलीयस्य जिह्वा मूलम, जिह्वा मूलीयस्य जिह्वा मूलम, जिह्वा मूलम। देखो भाई, इसने क्या कह दिया? जिह्वा मूलीयस्य जिह्वा मूलम। अरे भाई, जिह्वा मूलीय वर्ण का उच्चारण स्थान तो जिह्वा मूल होता है, जीभ की जड़ होता है, और जीभ की जड़ यहाँ तक होती है, कंधों के बराबर तक। जीभ यहीं से निकलती है, ऐसा नहीं कि पेट में से आती हो, यहीं से निकलती है। अब देखो यहाँ बात करें कि जिह्वा मूलीयस्य जिह्वा मूलम। अब जिह्वा मूलीय वर्ण कौन से होंगे? जिह्वा मूलीय का उच्चारण स्थान जिह्वा मूल होता है। तो जिह्वा मूलीय वर्ण मैंने तुम्हें बताया था उस दिन पाणिनि के वर्णों के अंतर्गत कि भाई यदि विसर्ग के बाद में का बैठा हो या खा बैठा हुआ हो तो विसर्ग के स्थान पर आधा विसर्ग ऊपर से कटेगा, आधा नीचे से कटेगा। चिन्ह ऐसा बन जाएगा, ये आधा ऊपर से कट गया, आधा नीचे से कट गया। सूत्र आता है कुप्पो कपौज, है ना, एक सूत्र है, तुम्हें सूत्र से कोई लेना देना नहीं है। आप तो ये ध्यान रखो, विसर्ग के बाद में का हो, विसर्ग के बाद में खा हो तो विसर्गों के आधे आधे हिस्से कटते हैं। जब आधा हिस्सा कट गया तो इस विसर्ग को क्या कहेंगे? अर्ध विसर्ग। क्या कहेंगे? अर्ध विसर्ग। भाई विसर्ग का आधा हिस्सा कट गया तो अर्ध विसर्ग कहलाया, और यह अर्ध विसर्ग वाला का और खा किसके नाम से जाना गया? जिह्वा मूलीय के नाम से जाना गया, और इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? जिह्वा मूल। ठीक, इनका उपयोग है ना अपन वेद मंत्रों के अंतर्गत किया जाता है, वैदिक व्याकरण में किया जाता है, हमारे यहाँ लौकिक में नहीं किया जाता। इन्हें तो केवल हमें इतना ध्यान रखना है कि जिह्वा मूलीय वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? जिह्वा मूल। ठीक है भाई। अब जैसे और कहें हम, एक बात देखो, पेपर में तुमसे ये पूछ ले कि क अस्य वर्णस्य उच्चारण स्थानम किमस्ति, क का उच्चारण स्थान क्या है? तो आपको उत्तर क्या बताना पड़ेगा? कंठ। क्या बताना पड़ेगा? कंठ बताना पड़ेगा भैया। ठीक है। और यदि इससे पहले तुमने ये लगा दिया ऐसे करके और ऐसे अब पूछ ले वो कि क अस्य वर्णस्य उच्चारण स्थानम किमस्ति, तो उत्तर बताना होगा तुम्हें जिह्वा मूल। ठीक है भाई। केवल का करके पूछेगा तो आएगा कंठ, और यदि अर्ध विसर्ग लगा के पूछेगा तो उच्चारण स्थान आएगा आपका जिह्वा मूल। क्लियर है? ठीक है ना। लिखो, जिह्वा मूलीयस्य जिह्वा मूलम, जिह्वा मूलीयस्य जिह्वा मूलम, लिखो जिह्वा मूलीय वर्ण, जिह्वा मूलीय वर्ण, जिह्वा मूलीय वर्ण कौन से होंगे? अर्ध विसर्ग वाला क और अर्ध विसर्ग वाला ख। ऐसे मत लिखो, रुको, जिह्वा मूलीय से जिह्वा मूलम लिख दिया तो लिखें, ऐसे ही लिख दो बस वर्णों को, अर्ध विसर्ग क और अर्ध विसर्ग ख, जैसे मैंने इन्हें को बस डब्बे में डाला है। इन वर्णों का उच्चारण स्थान, इन वर्णों का उच्चारण स्थान, इसे अर्ध विसर्ग कहते हैं। कोई तुमसे पूछे इस चिन्ह को क्या कहते हैं? अर्ध विसर्ग, क्योंकि ऊपर से आधा कटेगा, आधा नीचे से। इन वर्णों का उच्चारण स्थान जिह्वा मूल होता है। इन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है? जिह्वा मूल। क्लियर है? ठीक है। आज की क्लास यहीं तक। जय श्री कृष्णा।